Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in power system, we are going to continue our discussion on performance of transmission line. In this particular lecture, we are going to continue our discussion on long transmission line. In the last few lectures, we discussed about the short transmission line. We derived expressions for the short transmission line, ABCD parameters. Similarly, we derived the expression for medium transmission line, and we discussed about each and every method by means of which we can model the medium transmission line. We discussed about the load condenser method of medium transmission line, source condenser method, then medium transmission actually nominal pi method of the nominal pi method of the medium transmission line. In this particular lecture, I am going to discuss particularly about लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, तो डिस्कस करते हुए अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में. ठीक है, देखते हैं कि मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या देखता है. सो दिस इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, सो दिस इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, अगर सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है सिमिलरली, और उसको मैंने आपको बताया था तो उस टाइम पे कि इट इज मेड अप ऑफ RLGC मॉडल. ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, इस तरीके से बोला था मैंने. ठीक है, सिमिलरली दिस इज मेड अप ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस. ठीक है, और ये बहुत ऐसा लंबा ऐसा नंबर ऑफ सेक्शंस विल बी कनेक्टेड इन कास्केड एंड देन वी विल फॉर्म द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास इस तरीके से. ठीक है, और ये मैं उसको यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहा हूँ. ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहा हूँ उसको. ठीक है भाई, और यहाँ पे आपके पास लोड कनेक्टेड होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में. ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, दिस इज G, दिस इज व्हाट C, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट J omega L, reactance of the transmission line. Similarly, this is capacitance, this is conductance of the transmission line. ठीक है, this is resistance, this is J omega L reactance. ठीक है, और यहाँ से जो करंट आ रही है आपके पास दिस इज बेसिकली सेंडिंग एंड साइड करंट, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी आपके पास दिस इज व्हाट सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज VS. इस तरीके से अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को दिखाया था. ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट n नंबर ऑफ सेक्शंस, n नंबर ऑफ सेक्शंस. ठीक है, कि जिनको अपन ने कास्केड में कनेक्ट किया होता है. ठीक है, जिसके हेल्प से अपन क्या बनाते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं. बात समझ में आई. ठीक है, अब इसमें एक एक टर्म जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि कौन सी टर्म क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो ये रहेगा मेरे पास रेजिस्टेंस, ये रहेगा मेरे पास इंडक्टेंस, दिस विल बी व्हाट कंडक्टेंस, दिस विल बी व्हाट कैपेसिटेंस. ठीक है, इस तरीके से रहेगा भाई. तो अगर सपोज मैं इसकी बात करूँ, सपोज अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, तो दिस विल बी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सॉरी कंडक्टेंस एंड दिस विल बी कैपेसिटेंस. ठीक है, तो जो R होगा बेसिकली दिस विल बी व्हाट रेजिस्टेंस. ठीक है, पर किलोमीटर. ठीक है, बेसिकली दिस विल बी गिवन इन बेसिकली रेजिस्टेंस. ठीक है, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट सीरीज ब्रांच पैरामीटर. ठीक है, क्या होगा सीरीज ब्रांच पैरामीटर. ठीक है, सीरीज जो ब्रांच होगी उसका पैरामीटर होगा. ठीक है भाई, इस तरीके से, एंड इट विल बी बेसिकली मेजर इन व्हाट ओहम. कैसा होगा ओहम होगा. ठीक है, सिमिलर दिस विल व्हाट इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज आल्सो व्हाट दिस इज आल्सो जो आपके पास सीरीज ब्रांच पैरामीटर है. ठीक है, सिमिलरली दिस इज व्हाट दिस इज कंडक्टेंस, दिस इज व्हाट कंडक्टेंस. ठीक है, एंड दिस इज शंट ब्रांच पैरामीटर. ये क्या है शंट ब्रांच पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, एंड दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज व्हाट दिस इज शंट ब्रांच पैरामीटर. बात समझ में आ गई. ठीक है, अब मैं देखिए इनके यूनिट्स के बारे में बताता हूँ कि आपको जो आप एक्चुअली आपके पास जो यूनिट्स आएंगे उसके कैसे यूनिट्स आने वाले. ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँ तो देखिए रेजिस्टेंस वो जो मेजर किया जाएगा, अब आप देख सकते हो कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है. अब इसकी लेंथ कैसे होगी भाई, बहुत लॉन्ग लेंथ होगी इस ट्रांसमिशन लाइन की, और अपन जो कंसिडर करेंगे ना मतलब उसको क्या कहना है अपने इक्विवेलेंट मॉडल कंसिडर करने वाले, उसको मतलब कि कास्केड करके छोटे से मॉडल में अपन दिखाएंगे उसको. तो मतलब क्या हर एक मॉडल का अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मतलब कि इस लेंथ का रेजिस्टेंस, इस लेंथ का रेजिस्टेंस, इस लेंथ का रेजिस्टेंस, तो सबको अपन ऐड करके क्या करेंगे उनको ऐड करेंगे, उसके बाद उसका कम्युलेटिव इफेक्ट जो आएगा टोटल इक्विवेलेंट अपन लिखेंगे. तो अपन क्या करते हैं ना जो एक यूनिट लेंथ के लिए कितना दिया उसके अकॉर्डिंग अपन पूरी लेंथ के लिए पता कर लेते हैं. बात समझ में आ रही. मैं बोल रहा हूं कि अगर उसने सपोज अपन को 1 किलोमीटर के लिए इतना रेजिस्टेंस ऐसा दे दिया है, अगर मुझे पता चल गया टोटल लेंथ कितनी ट्रांसमिशन लाइन की, तो मैं वहां से आराम से उसकी टोटल लेंथ पता कर सकता हूं. ठीक है, सो इफ आई विल राइट द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 2 ओम पर किलोमीटर. क्या लिखा मैंने 2 ओम पर किलोमीटर, और मैंने बोला कि ये 100 किलोमीटर या ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ 400 किलोमीटर लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन है, तो मैं क्या करूंगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 400 किलोमीटर लाइन का. ठीक है, सो फ्रॉम दिस आई वांट टू टेल यू दैट द रेजिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन व्हाट ओम पर किलोमीटर. इट विल मेजर व्हाट ओम पर किलोमीटर. सिमिलरली इंडक्टेंस विल बी मेजर व्हाट जो भी कुछ उसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर, हेनरी पर किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, हेनरी पर मीटर पर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बस मैं ऐसा लिख के दिया हूं, इसका मतलब ये मत समझना है हेनरी पर मीटर पर किलोमीटर, ऐसा नहीं है. एक तो हेनरी में होगा, ठीक है, पर मीटर में होगा तो पर मीटर में नहीं किलोमीटर में दिया होगा. ठीक है, हेनरी पर किलोमीटर ऐसा. सिमिलरली आपके पास
एडमिटेंस के बारे में दिया होगा, ठीक है, एडमिटेंस दिया होगा आपको, कैपेसिटेंस के बारे में मेजर किया बोला होगा उसने कि फैराड पर मीटर, फैराड पर किलोमीटर, ऐसा वैसा कुछ बोला होगा, तो आप वहां से उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी लिखा होगा दिस विल बी व्हाट पर किलोमीटर में होगा, जो भी उसका यूनिट होगा यहाँ पे मो वगैरह ऐसे इसमें दिया होगा, ठीक है। अगर उसने डायरेक्ट एडमिटेंस दे दिया, जनरली एडमिटेंस का डायरेक्ट वैल्यू दे देता पर किलोमीटर इतना। सिमिलरली उसका रेजिस्टेंस क्या दे देगा, इसको डायरेक्टली इंडक्टेंस को बोल देगा ओमेगा एल बोल देगा और बोलेगा कि ओम पर किलोमीटर ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो उसका यूनिट में डायरेक्टली कभी कभी फ्रीक्वेंसी में दिया, मतलब कभी कभी डायरेक्टली रिएक्टेंस के फॉर्म में दे देगा, कभी कभी एडमिटेंस के फॉर्म में दे, मतलब ये एडमिटेंस के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे बस आपको क्या ना उसके यूनिट्स कन्वर्जन, यूनिट को क्या करते आना चाहिए, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। रेजिस्टेंस जो दिया होगा रेजिस्टेंस ओम में होता है, ठीक है, उसको उसने ओम पर किलोमीटर में दिया होता है। आप बोलोगे सर कंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया, जनरली कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते, मतलब बहुत कम वैल्यू है उसको, तो उसको जनरली उसका इफेक्ट नहीं आता है। और कंडक्टेंस को लेना होता है तो अपन को पता है कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोह आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इस तरीके से अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि देखिए मुझे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करनी देखिए क्या है बेसिकली वो। तो यहाँ पे क्या ना बेसिकली अपने तो पूरा बेसिक जो था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर उसके बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ से जो भी कोई वोल्टेज की वेव या करंट की वेव जो जाने वाली होगी, यहाँ से जो भी कोई वेव जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जितनी ट्रांसमिशन लाइन है अभी लॉन्ग लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, जो नॉर्मल इसमें क्या होता है ना अपने पास की जब भी अपन बात करते हैं किसके बारे में, जब भी अपन की जैसे कि डीसी सर्किट के बारे में बात करते हैं, तो सपोज अगर मैंने बोला आपको कि सपोज अगर मैंने बोला कि सपोज ये मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरे पास जो सप्लाई सपोज 10 वोल्ट का है, क्या बोल रहा हूँ मैं 10 वोल्ट का। अभी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ दिस वायर इज वेरी स्मॉल। तो मैंने बोला कि जैसे मैंने इस 10 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्ट किया, इसका मतलब एक्जैक्टली यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा, प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 0 ओम। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे भी यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, 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 यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे यहाँ तक अपन को 10 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ तो यहाँ पे अगर सपोज 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ तक 0, सिमिलरली 0 0 0 0 यहाँ तक 0 वोल्ट आ जाएगा, आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या ना लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इतनी लॉन्ग है कि मतलब अगर यहाँ पे आपको 10 वोल्ट दिख रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे तुरंत आपको 10 वोल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन है ना उसमें जो आपके पास बेसिकली जो वोल्टेज होगा, जो करंट होगा, इसके जो वेव्स है ना वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेसिकली, ठीक है। ये वेव जब यहाँ से निकलना शुरू होगी, जब ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ तक पहुंचेगी, उस टाइम के लिए उसको मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको डेफिनेटली कुछ टाइम लगने वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये वाली जो वेव होगी वो क्या करेगी, यहाँ तक पहुंच पाएगी। इसका मतलब कि उसको थोड़ा कुछ ऐसा समय लगेगा कि जिसके बाद अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे हो सकता है कि 0.1 नैनो सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 नैनो सेकंड, ऐसा कुछ टाइम लगेगा कि जिसके बाद यहाँ पे तुरंत उतनी वोल्टेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या हो रहा है ना, तुरंत आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने कि जैसे भी यहाँ पे क्या ना ओम्स लॉ तुरंत मतलब कि एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे तुरंत वो फॉलो कर ले रहा है। जैसे भी 10 वोल्ट लगा तो तुरंत आपको यहाँ पे 10 वोल्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे भी 10 वोल्ट लगाओगे तो तुरंत आपको यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा है। तो जो वेव होगी उस वेव को ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद ही आपको इसका इफेक्ट वहां पे देखने के लिए मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसको मतलब जो आपके पास जो वोल्टेज या करंट की जो वेव होगी ना, वो जिस तरीके से मतलब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होने वाली है, अगर मैं उसका एनालिसिस करके बताऊं तो देखिए ये जो वेव होगी ना, वेव क्या करेगी, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, किसको, प्रोपेगेशन कांस्टेंट का जो इक्वेशन होता है, प्रोपेगेशन मतलब ये प्रोपेगेट, क्योंकि जैसे मैंने यहां से मतलब उसको एक्साइट किया, अब ऑब्वियस है कि लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर लॉन्ग बोल रहा हूं तो मतलब डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 240 किलोमीटर, जो मैंने लिख के दिया उसके अकॉर्डिंग 240 किलोमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। और उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा डेफिनेटली इट विल बी 200 केवी से ज्यादा वोल्टेज होने वाला है। अगर 200 केवी से ज्यादा वोल्टेज है, उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन 240 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस केस में जो उसकी जो वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो आपके पास वोल्टेज और करंट के सिग्नल वहां से जो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे बेसिकली जो मीडियम होगा, मीडियम से क्या हो जाएगा, वो जो वेव्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोपेगेट करते हुए चले जाएंगे। मतलब सपोज अगर मैंने बोला कि अगर मेरे पास यहाँ से वोल्टेज आ रही है तो वेव क्या करेगी, वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करेगी, पहुंचने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो वो जो वेव होगी ना, वो वेव क्या करेगी, उस वेव जिस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है उसको मैं लिखूंगा गामा, दिस गामा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, गामा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ बीटा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या लिया आपने, डायरेक्टली लिख दिया। अब तो अपन बात क्या कर रहे हो और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया। बेटा मैं कुछ गलत नहीं लिखा हूं, कुछ अलग नहीं लिखा हूं, मैं बस वही बात बोल रहा हूं आपको, जो अपने वहां पे डिस्कस किया ना वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके पास वोल्टेज जो करंट के सिग्नल जिस तरीके से ट्रैवल करने वाले हैं, तो जिस तरीके से ट्रैवल करेंगे वो जिस तरीके से मतलब प्रोपेगेट हो रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और ठीक है, और जैसे वो प्रोपेगेट होना शुरू करेंगे मीडियम के थ्रू, मतलब क्या है ना कि जहां से जैसे भी आपने उसको सप्लाई दिया, फिर बाद में आपको पता है सराउंडिंग कैसे आपके पास हो सकता है, एयर है, हो सकता है कि मतलब ओपन स्पेस है, ठीक है। तो उस मीडियम के थ्रू जब आपके ट्रांसमिशन लाइन से जब उस मीडियम के थ्रू जब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मतलब कि इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जब वो जा रही है, तो उस केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वेव होगी भाई आपके पास, वो वेव का क्या होगा, उस वेव की एक मतलब कि उसका एक फेज होगा,
उसकी एक एटेन्यूएशन होगी। मतलब बेसिकली क्या है, देखो जब भी अपन ट्रांसमिशन लाइन कोई भी एक वेव की बात करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी एक वेव की बात करते हैं, सपोज अगर मैं इस वेव की बात करूं, ठीक है, ऐसा कुछ वेव है, सपोज कोई भी एक वेव है, ठीक है, उस वेव की जो एम्पलीट्यूड है, ये वाली जो एम्पलीट्यूड जब इस मीडियम के थ्रू पास होगी तो हो सकता है कि उसके एटेन्यूएशन होगा कहीं पे, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड हो सकता है कहीं पे कम हो रही होगी, हो सकता है कहीं पे ज्यादा हो सकता है उसके एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो उसका फेज होगा, जो उसका ऑलरेडी इसके पहले जो फेज होगा, उस फेज में कुछ हो सकता है कि मतलब कि कुछ डिले आ जाए, थोड़ा कुछ एंगल आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैंने वहां पे आपको बोला कि जैसे मैंने वहां पे 10 वोल्ट लगाया, तुरंत यहाँ पे 10 वोल्ट दिखेगा नहीं, इसका मतलब कि थोड़े कुछ देर के बाद देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या, उसका थोड़ा फेज जो होगा वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो उसकी मैग्नीट्यूड वहां पे देखने के लिए मिल रही है, जरूरी नहीं कि हर जगह पे हर एक इंस्टेंट पे उसकी मैग्नीट्यूड वही तुरंत वहीं पे उतनी दिखना शुरू हो जाए। इसका मतलब कि उसके एम्पलीट्यूड में भी थोड़ा क्या पे एटेन्यूएशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके पास जो वेव होगी, वेव किस तरीके से पास होने वाली, वेव इज गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे ओमेगा, अल्फा प्लस जे बीटा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एक टर्म है, एक एक टर्म को मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि किसका क्या मतलब है और किसको किसमें अपन मेजर करेंगे। ये जो गामा होगा, गामा को मैं बोलूंगा भाई दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से जो अल्फा होगा आपके पास, अल्फा विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा विल बी कॉल्ड एज एटेन्यूएशन कांस्टेंट, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। और एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो होगा किससे रिलेवेंट होगा भाई, दिस विल बी रिलेवेंट विद द व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट विल बी रिलेवेंट विद व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मैं यहां पे चाहे तो लिख देता हूं उसको, एसोसिएटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास बीटा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, बीटा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। और ये एसोसिएट होता है आपके पास मोशन ऑफ द वेव के साथ, ठीक है, मोशन ऑफ द वेव, मोशन ऑफ द वेव के साथ ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है बेसिकली उसको मेजर करते हैं अपन नेबर पर मीटर, ठीक है, नेबर पर मीटर पर किलोमीटर जो भी कुछ दिया होगा, ठीक है। और इसको किस में मेजर करते हैं अपन, रेडियन में। फेज बोल दिया मतलब ऑब्वियस है कि कैसे आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। उसको रेडियन में लिखते हैं जनरली, ठीक है। उसमें रेडियन पर किलोमीटर पे आएगा कभी कभी उसका यूनिट, अब वो कब आएगा कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसको रेडियन में, फेज बोल दिया तो मतलब यार एंगल, एंगल किस में मेजर करेंगे, रेडियन में, डिग्री में अपन मेजर करते हैं। यहाँ पे अपन बात करें उसके रेडियन के बारे में, बात समझ में आएगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसको नेबर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल एटेन्यूएशन पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी कैसे, जनरली अगर सपोज अगर गामा जो बेसिकली गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, और इसको अगर सपोज अपने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ से, तो अपन को पता चल जाएगा कि उसका टोटल प्रोपेगेशन कितना है, ठीक है। वहां से अपन को ये पता चल जाएगा कि जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना अपन को एटेन्यूएशन देखने के लिए मिला, वो भी पता चल जाएगा। उस लेंथ का टोटल फेज जो होगा, फेज कांस्टेंट कितना होगा, फेज कांस्टेंट के बारे में अपन पता कर सकते हैं। एक एक बात मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर आपको इतना समझ में आएगा तो देखिए अब मैं आगे बात करता हूं कि आपके दिमाग में सवाल है सर गामा को कैसे लिखते हैं। जो गामा है बेटा इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, गामा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय व्हाट, y, अंडर रूट ऑफ व्हाट, z मल्टीप्लाई बाय y। इसको लिखा जाएगा गामा की तरह, इसको लिखेंगे अपन क्या, गामा की तरह, सॉरी गामा विल बी इक्वल टू व्हाट, z इनटू y, इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो हमें जो पैरामीटर लिख के दिए थे, कौन से, शंट पैरामीटर और सीरीज पैरामीटर। तो इस शंट पैरामीटर सीरीज पैरामीटर को अगर मैं और थोड़ा सिंपल तरीके से लिखूं तो देखिए जो टोटल सीरीज पैरामीटर जो होंगे दैट विल बी रिटन एज व्हाट, r प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ ओमेगा l, r प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ ओमेगा l, ठीक है। अब देखिए ये जो r है, r इक्विवेलेंट हो सकता है, और अभी मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूं, सपोज अगर मैं उसको r इक्विवेलेंट या r टोटल बोलूं तो r टोटल का मतलब क्या होगा, r टोटल इज इक्वल टू व्हाट, r मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस पर किलोमीटर या पर मीटर जो भी कुछ दिया होगा इससे, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा RT। सिमिलरली मुझे क्या पता चल जाएगा, एक्सक्यूज मी, मुझे पता चल जाएगा XTL बेसिकली, ये क्या आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, सो दिस विल बी XL मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, j प्लस व्हाट j ओमेगा c, g प्लस j ओमेगा c, इस तरीके से मिल जाएगा। सो g प्लस j ओमेगा c, ये नहीं आएगा, g प्लस j ओमेगा c, ठीक है। तो उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्टली इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ से, मुझे ये कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा y टोटल, मुझे मिल जाएगा j टोटल, बात समझ में आ गई, इस तरीके से मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे गामा वगैरह वहां पे पता करना होगा तो देखिए गामा को कैसे पता किया जा सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, गामा को कैसे पता किया जा सकता है, ठीक है। अगर मुझे गामा को पता करना होगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट को, तो गामा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस व्हाट j ओमेगा l, r प्लस व्हाट j ओमेगा l मल्टीप्लाई बाय y को मैं क्या लिख सकता हूं, g प्लस व्हाट j ओमेगा c, g प्लस व्हाट
जे ओमेगा सी, ऐसा लिख सकते हो बेटा मैं इसको, ठीक है। इसको ऐसा लिखने के बाद आपको पता है कि अगर सपोज मैं इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल अगर देख लूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल अगर देखो, देखो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जेड मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू एंगल ऑफ व्हाट थीटा जेड प्लस व्हाट थीटा वाई, ठीक है। एंगल ऑफ जेड और एंगल ऑफ वाई इस तरीके से आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए उसका मुझे यहाँ से मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ मैं, उसका अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई, और जो एंगल होगा थीटा जेड प्लस व्हाट थीटा वाई, जब भी अपन उसको अंडर रूट से बाहर निकालते तो क्या होता है, उसको अपन एंगल मतलब हाफ से डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, गामा मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से गामा मिल रहा है तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल आप इतना पढ़ चुके हैं तो, और पावर सिस्टम जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको तो इतना पता होगा कि मतलब ये पोलर फॉर्म में दिया, उसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और जो भी कोई वैल्यूज आ जाएंगी, जो रियल पार्ट आएगा उसको मैं बोलूंगा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको मैं बोलूंगा फेज कांस्टेंट, क्या बोलूंगा उसको मैं, फेज कांस्टेंट, बात समझ में आ रही, गामा से, ठीक है। और अगर सपोज मैंने जेड को अगर सपोज उसके लेंथ से मल्टीप्लाई किया होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जेड को अगर मैं उसके लेंथ से मल्टीप्लाई किया होगा और वाई को भी अगर उसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया होगा, इसका मतलब कि जेड जो मेरे पास सपोज अगर मैं उसको ऐसा लिख दिया होता जेड मल्टीप्लाई बाय एल सिमिलरली वाई मल्टीप्लाई बाय एल सिमिलरली व्हाट वाई मल्टीप्लाई बाय एल, ऐसा लिखा होता तो ये मेरे पास देख ले क्या मिल जाता मुझे, जेड इंटू वाई इंटू व्हाट एल, ऐसा मिल जाता, ठीक है। क्या मिल ऐसा मिल जाता मुझे, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाता, ये मुझे मिल जाता गामा एल मिल जाता, मुझे क्या मिल जाता, टोटल प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट मिल जाता मुझे टोटल, ठीक है। इस तरीके से मिल जाता बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से मिलेगा। फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा ना, फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलेगा आपको, रेडियन पर किलोमीटर में, रेडियन पर किलोमीटर में मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा आपके पास, एटेन्यूएशन जो नेबर पर किलोमीटर जो होगा उसके यूनिट उसमें अपन को मिलने वाला होगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट उस फॉर्म में मिलने वाला आपको, अल्फा प्लस जे बीटा के फॉर्म में। खैर ये तो आपको इतना समझ में आ ही गया है, और आपको इतना ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। इसमें एक और बात आपको देखने के लिए मिलती है, एक होती है आपके पास जो बहुत ज्यादा आप लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस आप लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस होता है देखिए उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस। ये बहुत बार आप इवन मेरे हिसाब से नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस की अगर मैं बात करूं तो उसको लिखता हूं अपन जेडसी से, तो जेडसी इज इक्वल टू व्हाट, जेडसी लग रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं जेडसी। तो उसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट जेडसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट जेड डिवाइडेड बाय व्हाट वाई। इसको अपन लिखते क्या, इसको अपन लिखते कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, क्या लिखते हैं उसको अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस बेटा, बात समझ में आ गई। इसको अगर सपोज मैं अगर टोटल जेटी और टोटल वाईटी के फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बी व्हाट जेटी अपॉन व्हाट वाईटी, क्या लिखूं मैं उसको, जेटी अपॉन व्हाट वाईटी, इस तरीके से लिख दूं उसको मैं, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली अगर मैं उसको लिखूं तो जेटी को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड मल्टीप्लाई व्हाट एल डिवाइडेड बाय वाईटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट जेड बाय वाई। इसका मतलब क्या, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है इट इज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब क्या, जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन के छोटा जो सेक्शन है उसके लिए जो टोटल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होगा पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ के लिए होगा, क्योंकि जेडसी जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो आ रहा है इट इज व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, इट इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। चाहे तो आप यहां पे लिख लो उसको, जेडसी is independent of the length, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, जेडसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जो छोटे से सेक्शन के लिए होगा वही आपके पास पूरी की पूरी लेंथ के लिए होने वाला बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, तो जेडसी के बारे में समझ में आ गया आपको, प्रोपगेशन कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। इसमें बहुत अलग अलग देखिए, मतलब कि अभी बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे मैं एक टाइम पे आपको जब समझाऊंगा कि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग आगे वो जब मैं समझाऊंगा तो उसमें से देखना एक सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके बारे में एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ठीक है अगर उसका कंसेप्ट आएगा तो अपन बोल देते हैं, वहां पे मैं समझा दूंगा। तो जेडसी होता है ना बेसिकली, जेडसी इज इक्वल टू आर, उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे जेडसी इज इक्वल टू आर, जेडसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस जो ओमेगा के फॉर्म में, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी, ऐसा लिख दूं मैं। सपोज अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, आर इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो, सपोज अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो उस कंडीशन में देखिए अगर ये दोनों जीरो हो गए तो आपके पास क्या बचेगा, जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट एल बाय सी, ठीक है। और इसको अपन सर्ज इंपेडेंस बोलते हैं, ठीक है। सो जेडसी इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, ऐसा अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपन आगे सब पढ़ेंगे, इसके लिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन को वहां पे देखने के लिए मिल सकती है बेटा, बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसके रिलेवेंट और बातें अपन उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसके बारे में अपन यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन अपन कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए अपन को जब मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स डिराइव करूंगा उसके लिए जो एबीसीडी पैरामीटर आते हैं मैं उसके डेरिवेशन बताऊंगा, अब बस लिख के दे रहा हूँ, वी एस आई एस, ठीक है, दीज आर इक्वल्स टू cos of hyperbolic gamma of L, this is ZC into sin of hyperbolic gamma of L, this is 1 by ZC into sin of hyperbolic gamma L, and this is what, this is cos of hyperbolic gamma L, ठीक है।
ऐसा है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे वी आर, और यहाँ पे लिखेंगे आई आर, ऐसा लिखेंगे भाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की एक्चुअल डेफिनेशन अगर देखी जाए ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए ना, तो उसको अपन ऐसा लिखते हैं, जेड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, जेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड ओ सी इंटू व्हाट, जेड एस सी। मतलब क्या, ओपन सर्किट इंपेडेंस इंटू शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, इनका क्या लेते हैं अपन, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, और उसको अपन बोलते हैं क्या बेसिकली, उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, ठीक है। इसको अगर एबीसीडी पैरामीटर के फॉर्म में लिखो तो देखो उसको कैसा लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी रिटन एज वी एस, और ये बनेगा आपके पास आई एस, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास ए वी आर प्लस व्हाट, बी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है। सिमिलरली सी वी आर प्लस व्हाट, डी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है। अब ओपन सर्किट कंडीशन के लिए आई आर क्या होना चाहिए, 0, सो एट आई आर एट नो लोड बेसिकली, ठीक है, या ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट के केस में लिख रहे हैं ना, एट ओपन सर्किट आई आर इक्वल्स टू व्हाट, 0, आई आर क्या वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास 0, सो वी एस इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ वी आर, ठीक है, एंड आई एस इज इक्वल्स टू व्हाट, सी टाइम्स ऑफ वी आर, ठीक है। यहाँ से मुझे अगर उसका इनपुट इंपेडेंस में जो बोलूंगा वी एस अपॉन आई एस, this will be what, this will be nothing but ZOC, open circuit impedance from the input side, ठीक है, this is equals to what, A by C, ये क्या बनेगा आपके पास, A upon C बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये आपके पास आ गया तो सिमिलरली जैसे मैंने ओपन सर्किट केस के लिए पता किया, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसके लिए, ये आई डिस्कस फॉर द व्हाट, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए, एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन, एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन, देखिए शॉर्ट सर्किट पे, ओपन सर्किट पे क्या करंट 0 होता है, ऐसा मतलब आइडियल कंडीशन पे देखा जाए तो, ठीक है। ओपन सर्किट पे करंट 0 और शॉर्ट सर्किट पे वोल्टेज क्या होगा रिसीविंग साइड का, दैट विल बी 0, ठीक है। सो वी आर इक्वल्स टू 0, अगर वी आर 0 हो रहा है तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, सो दिस विल बी वी एस इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ आई आर एंड आई एस इज इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ आई आर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही भाई, ठीक है, सही समझ में आ रहा है ये सब कुछ। सो दिस इज व्हाट, डी टाइम्स ऑफ आई आर, बात समझ में आ गई बेटा। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, वी एस सी, sorry, Vs upon what, Is, this is equals to what, ZSC, short circuit impedance is equals to what, B divided by what, D, B divided by what, D, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो देखिए मैं और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए अगर मैं और इन्फॉर्मेशन पता करूँ तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ से और जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता चला भाई, मुझे पता चला कि जो जेड ओपन सर्किट है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बाय सी, इस तरीके से पता चला, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या पता चला, जेड शॉर्ट सर्किट इज इक्वल्स टू व्हाट, बी बाय डी, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड ओ सी मल्टीप्लाई बाय जेड एस सी, ठीक है। सो दिस विल बी जेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड ओ सी इंटू व्हाट, जेड एस सी, ओपन सर्किट इंपेडेंस मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, दोनों पैरामीटर अपन ने डिराइव कर लिए, बस अपन को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ जेड ओ सी का वैल्यू क्या है बेटा, ए बाय सी, सो दिस विल बी व्हाट, ए बाय सी मल्टीप्लाई बाय जेड एस सी का वैल्यू क्या है, बी बाय डी, सो दिस इज व्हाट, बी बाय डी। बात समझ में आ रही है। आप थोड़ा इधर देखो, यहाँ से देखो आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे देखो आपको एक बात देखने के लिए मिल रहा है कि a इज इक्वल टू डी है, a इज इक्वल टू डी है, सो a इज इक्वल टू डी है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट भी पता करोगे ना, तो कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से भी आपको एक बात पता चली, लाइन कैसे आपके पास रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा, क्योंकि AD माइनस BC इक्वल टू 1 आ जाएगा, और A इक्वल टू डी है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल है, इसका मतलब क्या, और लेंथ योर ट्रांसमिशन लाइन इज व्हाट, इट इज अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन कैसे आपके पास सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो ये क्या है आपके पास, ए और ए दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी, अंडर रूट ऑफ व्हाट, बी डिवाइडेड बाय सी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। बात समझ में आ रही। इसके बारे में जब मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि जब सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होती है, और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे अगर ये वाली कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूं, तो उस केस में जो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन को जो लोड का नेचर दिखता है वो कैसा दिखता है, रेजिस्टिव नेचर का दिखता है। और रेजिस्टिव नेचर की अगर दिख रही तो उस केस में जो ट्रांसमिशन लाइन को जो इनपुट इंपेडेंस देखने के लिए मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, बी बाय सी की तरह दिखाई देगा।
क्या आपको मेरी बात इतनी क्लियर है? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, मतलब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अपन पढ़े हैं उसमें थोड़ी कुछ केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सब पैरामीटर में डिस्कस कर रहा था ये अपन को पूरा ट्रांसमिशन लाइन का स्टडी करेंगे तो उसमें एक एक पैरामीटर की अपन को जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अल्फा के ऊपर जरूरत पड़ेगी, गामा के ऊपर जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अपन को बीटा के बारे में पता करना जरूरी है। ये सब चीजें अपन को बहुत बहुत बेसिक तरीके से लगने वाली है, इसके लिए मैं इनके बारे में फिलहाल अभी डिस्कस कर लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा भाई किसके बारे में कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसमें देखिए कौन कौन से पैरामीटर कभी कभी एब्सेंट होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लिखिएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसकी दो तीन कंडीशन हो सकती है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मैं पहला केस उसका डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज व्हाट लॉसलेस कंडीशन। क्या बोल रहा हूं मैं? लॉसलेस कंडीशन। अब लॉसलेस कंडीशन में क्या होता है भाई, आपको पता है क्या बोल रहा हूं मैं? लॉसलेस कंडीशन में क्या होता है, जो लॉस जिस फैक्टर की वजह से लॉस आ सकता है ट्रांसमिशन लाइन में, दैट इज नथिंग बट लॉसलेस कंडीशन। मतलब जिसकी वजह से लॉस आ सकता है उन वो वाले जो कंपोनेंट होंगे दैट विल बी जीरो ओनली बिकॉज ऑफ देन सॉरी ओनली देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन दी लॉसलेस कंडीशन। मतलब कैसे? मतलब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में एक आई स्क्वायर आर लॉस आ सकता है भाई, जैसे रेजिस्टेंस की वजह से आ सकता है वैसे कंडक्टेंस की वजह से आ सकता है भाई। ठीक है, जी की वजह से। तो लॉसलेस कंडीशन में क्या होता है ना, दोनों जो कंपोनेंट होंगे आर और जी, आर इज इक्वल टू आर, जी इज इक्वल टू आर, जीरो होंगे किसमें? लॉसलेस कंडीशन में, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो लॉस आ सकता है सिस्टम में। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, लॉसलेस कंडीशन पे क्या होने वाला आपके पास? आर इज इक्वल टू आर, जी इज इक्वल टू आर, जीरो। दोनों कैसे होने वाले बेटा? जीरो होने वाले। ठीक है, अगर दोनों जीरो होने वाले तो उस केस में मैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस क्या आएगा, इनके बारे में डिस्कस करता हूं। ठीक है, अगर मैं गामा के बारे में बात करूं तो गामा इज इक्वल टू आर अंडर रूट सॉरी गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे ओमेगा एल, अल्फा प्लस व्हाट जे बीटा, अल्फा प्लस जे ओमेगा बोला था मैंने, गलत है। ठीक है, अल्फा प्लस जे बीटा। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट जेड इनटू व्हाट वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो गामा इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ दिस इज नथिंग बट जेड इनटू वाई। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर प्लस व्हाट जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय जी प्लस जे ओमेगा सी, जी प्लस व्हाट जे ओमेगा सी। ठीक है, और मैंने बोला कि लॉसलेस कंडीशन है तो आर और जी कैसे हो जाएंगे भाई? दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो उस केस में जो आपके पास टर्म्स में आएंगे, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो जे जो को हटा देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू व्हाट एल सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो तो गामा एल जो बनेगा आपके पास, और ठीक है अगर आपने ले भी लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको मैं जे स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अपन को अल्फा और बीटा के साथ उसको कंपेयर करने का और मतलब चांस मिल जाएगा। ठीक है, सो गामा एल जो आएगा आपके पास, ठीक है, ओनली गामा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका लेंथ मैंने दिखाई नहीं, तो बाद में दिखा दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जे इंटू वाट ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय जे इंटू वाट ओमेगा सी। ठीक है, जे इंटू वाट, जे इंटू जे इज वाट जे स्क्वायर इंटू वाट, जे स्क्वायर को अगर -1 लिखा तो बाहर आएगा तो जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली लिख सकते हो, जे स्क्वायर को बाहर निकालो तो मिल जाएगा आपके पास जे, और आपके पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू वाट एल सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो दिस इज वाट गामा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, गामा इज इक्वल टू जे इंटू वाट, जे इंटू ओमेगा इंटू वाट रूट एल सी। ठीक है, रूट एल सी, इस तरीके से आ जाएगा। तो गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस वाट जे बीटा, अल्फा प्लस वाट जे बीटा, दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू वाट अंडर रूट ऑफ एल सी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है क्या, अल्फा इज इक्वल टू वाट जीरो इन लॉसलेस कंडीशन, इन व्हाट लॉसलेस कंडीशन, अल्फा इक्वल टू जीरो इन व्हाट लॉसलेस कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या, अगर लॉसलेस कंडीशन की बात की जा रही है और अल्फा का वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो ट्रैवलिंग वेव होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वहां से ट्रैवल करते हुए आ रही है, उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी उसके में बिल्कुल भी कुछ एटेन्यूएशन होगा नहीं, उसके एम्पलीट्यूड में कहीं पे भी रिडक्शन होगा नहीं। एटेन्यूएशन का बेसिकली मतलब क्या, रिडक्शन कम होना वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लॉसलेस कंडीशन में कहीं पे भी उसको अपन को देखने के लिए, कहीं पे भी उसके एम्पलीट्यूड में उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी कहीं पे भी कम ज्यादा होते हुए नजर नहीं आएगी। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब अपन किसके बारे में बात करें, लॉसलेस कंडीशन के बारे में बात करें। और लॉसलेस कंडीशन मतलब क्या, आर और जी का वैल्यू जीरो होना। ठीक है, ऐसा। सिमिलरली बात मैं करूंगा किसके बारे में, बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू गामा ओमेगा इनटू व्हाट रूट एल सी, बीटा इज इक्वल टू रूट एल सी के बराबर आ रहा है बेटा। ठीक है, ओमेगा इनटू रूट एल सी ऐसा आ रहा है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है कि आपने बता दिया कि मतलब ये तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू व्हाट रूट एल सी, ऐसा होगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगर एल टी और सी टी ऐसा कुछ बोल दिया होता, अगर सपोज मैंने बोला एल टी और इसको मैंने बोल दिया तो सी टी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था, ऐसा लिख सकता था क्या, कैसे, एल मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट लेंथ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लिख सकता था मैं। तो उसको ऐसा भी लिख सकता था, ओमेगा इंटू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी इंटू व्हाट लेंथ, तो ये आ जाता मेरे पास क्या, बीटा, कैसा आ जाता मेरे पास, बीटा आ जाता, इसकी टोटल लेंथ के साथ आ जाता बेटा। ठीक है, इस तरीके से आ सकता था बेटा। ठीक है,
तो अगर मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया तो देखिए मैंने जब यहाँ पे डिस्कस किया तो उस टाइम पे मैंने उसको बोल दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने बोला था कि जब जेसी की बात करूंगा मैं कैरेक्टर इंपेडेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस में जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करेंगे और उसमें मैंने बोला था कि जेसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। और इस केस में अगर मैं इसको और इसको अगर जीरो बना रहा हूँ इन केस ऑफ द लॉसलेस कंडीशन, तो उस केस में जो अपन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का वैल्यू देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा सी, दिस विल बी व्हाट एल बाय सी। इस तरीके से आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपको एक बात ये भी समझ में आई होगी कि भाई आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी भी कैंसिल हो रही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर लेंथ भी ले लोगे तो लेंथ भी लेने के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर लेंथ भी ले लोगे तो लेंथ के भी इंडिपेंडेंट, इवन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड फ्रीक्वेंसी कर दो चाहे तो, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग, मतलब जो भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसमिशन लाइन के उस टाइम पे उस फ्रीक्वेंसी के वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट लॉसलेस कंडीशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कि जब लॉसलेस होगा तब कौन सी कंडीशन आएगी और कैसे कैसे अपन को चीजें वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक और बात मैं डिस्कस कर सकता हूँ, अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए मैंने इसके पहले एक लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन अपने देखा था, जो आपके पास बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस तरीके से ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर आती है, ऐसा मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, और वहां से मैंने एक बार आपको ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि जो बीटा का वैल्यू आता है आपके पास बेसिकली बीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई बाय लैम्बडा, ऐसा भी मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू व्हाट लेंथ, ऐसा अपन ने बताया था। इवन अगर मैं इसको लिखूं ना, किसको अगर ओमेगा को उसी के टर्म्स में अगर लिखूं ना तो ये उसी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, आप सिर्फ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप कि शायद आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो एक बार चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, आई होप कि तुमने ले लिया होगा भाई। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि यहां से मैं और भी बात कर सकता हूं। देखिए क्या बोला तो, वेलोसिटी जो होती है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जिस वेव से मतलब जिस वेलोसिटी से आपकी ट्रैवलिंग वेव प्रोपेगेट करती है मीडियम में। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है बेसिकली v इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, ऐसा होता है भाई। 1 बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ एल सी, ऐसा होता है। एल और सी थोड़ा सही से लिखना चाहिए, तो होगा आपके पास क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, ऐसा होता है आपके पास। देखिए जो मतलब स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है अपने पास। ठीक है, अपन 12th में 10th में बहुत बार पढ़े सब चीजें। ठीक है, कैसा, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय व्हाट लैम्बडा या फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ लिखते हैं आप लोग उसको। ठीक है, लैम्बडा क्या इंडिकेट करता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, जिसके बारे में अपन बात करें तो v के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ, कैसे। देखिए इसको मैं ऐसा लिख दूं, v का वैल्यू लिख दूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, ऐसा लिख दूं मैं उसको। ठीक है, देखिए मैं यहाँ तक जाना है मुझे। ठीक है, ऐसा दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ही लिख दूं। ठीक है, और देखना मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें अभी मतलब मैनेज कर रहा हूँ। ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, सो दिस विल बी लैम्बडा अपॉन व्हाट 2 पाई इंटू ये बन जाएगा ओमेगा। कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई एफ अपन लिखते हैं कि नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई इंटू एफ, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं एल इंटू सी की अगर बात करूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर मैं एल इंटू सी की जगह पे अगर सपोज एल टी इंटू सी टी लिख दूँ तो मैं इसको एल और सी अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ वाला फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लेंथ वाला फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, कैसा आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आ जाएगी चीजें। ठीक है ना, तो देखिए कैसे आ जाएगा फिर ये, एल इंटू सी। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट एल सी इंटू वाट एल इंटू वाट एल। तो देखिए उसको क्या लिखा था मैंने। ठीक है, ये जो आएगा आपके पास बीटा लिखा था मैंने उसको। ठीक है, इसको क्या लिखा था मैंने, बीटा, तो आ जाएगा बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा।
और आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे डायरेक्टली एल लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे एल लिख दिया ना तो वहाँ से ना आपको इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो दिया होगा ना आपके पास बीटा कैसे दिया होगा ना, रेडियन पर किलोमीटर में दिया होगा। किसमें दिया होगा? रेडियन पर किलोमीटर में। अगर आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों साइड करना होता है एक्चुअली, ठीक है। दोनों साइड जब आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो आपको इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ मिल जाएगा उसका, ठीक है। खैर उसके बारे में अभी यहाँ पे ना डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इक्वल्स टू बीटा, ऐसा अपन उसको लिख सकते हैं। और ये क्या बोलता है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट फेज कांस्टेंट। ये क्या होता है आपके पास? फेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसी चीजें आती है बेटा सब कुछ इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, आपको बस पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या पूछ रहा है। अगर आपके पास बस उसका बेसिक मतलब कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, तो कोई भी चीज पूछे उसने पूरे क्वेश्चन में आप उसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं। भाई क्या बोल रहा हूं मैं? आप उसको आसानी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी अपने डिस्कस किया भाई लॉसलेस कंडीशन ऑफ द व्हाट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट, वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। आप लोग हेडिंग डालिएगा डिस्टॉर्शन लेस, डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। अब डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन? ये बहुत बढ़िया कंडीशन है। देखिए इसके लिए कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होता है आपके पास, दिस इज बेसिकली एल बाय आर इज इक्वल टू सी बाय जी, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये याद कैसे रखें? देखिए एल बाय आर इज नथिंग बट व्हाट, जब भी अपन किसी आरएल सर्किट की बात करती है, आरएल सर्किट की जब भी अपन बात करते हैं तो उसमें अपन एल बाय आर को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और जब अपन आरसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें अपन क्या बोलते हैं? आरसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो 1/g इज नथिंग बट व्हाट सी, सॉरी 1/g इज नथिंग बट व्हाट आर, बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। तो आर इंटू सी इज नथिंग बट व्हाट 1/g को क्या लिख लो आप? आर लिख लो। सो आर इंटू सी इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट। सो आरएल सर्किट का और आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट सेम है, ऐसा मान के, तो मतलब बस तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से तो इसके लिए अपन पता करेंगे भाई कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, और जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस उसका वैल्यू क्या आएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं अपन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे ओमेगा एल। क्या बोल रहा हूं मैं? अल्फा प्लस जे ओमेगा एल, अल्फा प्लस जे ओमेगा एल। यार ये कैसे बोल रहा हूं मैं? बीटा आएगा ना, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला कंडीशन अपन को याद है भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ बेसिकली आर प्लस जे ओमेगा एल, ठीक है, इंटू जी प्लस व्हाट जे ओमेगा सी इंटू व्हाट जी प्लस जे ओमेगा सी। बात समझ में आ रही भाई, ठीक है। इस तरीके से जो समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं किसको कॉमन निकालू सो डेट चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो सकती है यहाँ पे। सपोज अगर मैं यहाँ से अगर आर को कॉमन ले लिया, क्या बोल रहा हूँ? सपोज अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन ले लिया तो देखो क्या लिखा जा सकता है उसको, इसको लिखा जाएगा बेटा आर इंटू 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर। और यहाँ पे अगर सपोज मैं जी को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस जी इंटू वाट जे ओमेगा सी बाई वाट, जे ओमेगा सी बाई जी। उसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा सर फिर आर को क्या लिखेंगे आप लोग? क्या बोल रहे हो? मैं आर को क्या लिखेंगे? आर को आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों में से किसी एक के टर्म्स में आर को कन्वर्ट कर दो, नहीं तो जी को कन्वर्ट कर दो। दोनों में से किसी एक के टर्म्स में आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। देखते हैं कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं। देखिए यहाँ से अपन को क्या देखने के लिए मिल रहा है? जे ओमेगा एल बाय आर है, एल बाय आर और सी बाय जी देख रहा है, सी बाय जी और एल बाय आर तो दोनों सेम है। तो मैं क्या करता हूँ? सी बाय जी को मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्टली एल बाय आर लिख देता हूँ। तो देखिए फिर अपने पास जो एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है अपने पास एक्सप्रेशन? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ आर और जी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो आर और जी को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंडर रूट में जो भी कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास? 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर इंटू 1 प्लस जे ओमेगा, देखिए क्या आपके पास जे ओमेगा सी है ना, तो मैं सी बाय जी को एल बाय आर लिख लेता हूँ। कैसे? क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सो एल बाय आर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस विल बी रिटन एज आर बाय जी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। ये क्या कर रहा है? इसका स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर सपोज मैं उसको अंडर रूट के बाहर लेके आओ तो बन जाएगा आपके पास 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर इंटू व्हाट जी। ये आ जाएगा आपके पास गैमा। क्या आ जाएगा? गैमा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अंडर रूट ऑफ आर जी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास आर इंटू जी प्लस यह आ जाएगा ओमेगा इंटू एल इंटू अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी डिवाइडेड बाय व्हाट आर, डिवाइडेड बाय व्हाट आर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर इंटू जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा एक बात इसमें देखो, क्या क्या कैसे लिख सकते हैं अपन उसको। जी को लिखता हूँ मैं, जी को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो मैं जी को क्या लिख सकता हूँ अगर यहाँ से लिखना होगा मुझे, तो जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू व्हाट आर इंटू सी डिवाइडेड बाय एल, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए फिर क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी, ठीक है। तो जी को मैं क्या लिख रहा हूँ वहां से, अगर आप देखोगे तो दिस विल बी रिटन एज आर इंटू सी डिवाइडेड बाय एल, आर इंटू सी डिवाइडेड बाय व्हाट एल, और अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। सो दिस विल बी जी
जो ओमेगा एल बाई आर, और ये बनेगा आर, ये बनेगा जी का वैल्यू क्या है, दिस इज आर इंटू सी डिवाइडेड बाई वॉट एल, आर इंटू सी डिवाइडेड बाई वॉट एल। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ। ये बनेगा आपके पास जे ओमेगा एल बाई आर इंटू ये आर इंटू आर वॉट आर स्क्वायर बन जाएगा, सो दिस विल बी आर अंडर रूट ऑफ वॉट सी बाई एल, अंडर रूट ऑफ वॉट सी बाई एल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी वॉट आर इंटू अंडर रूट ऑफ सी बाई एल, आर इंटू वॉट अंडर रूट ऑफ सी बाई एल, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ, सो गामा एल इज इक्वल टू वॉट आर इंटू अंडर रूट ऑफ सी बाई एल, ठीक है, प्लस जे ओमेगा, देखिए एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एल को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, या अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। तो आपके पास जो अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट आर इंटू रूट सी बाई एल, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट आर इंटू रूट सी बाई एल, और जो आपके पास बीटा आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू व्हाट रूट एल इंटू सी। आप अगर याद करोगे ना, देखना इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था ना, उस केस में मैंने क्या पता किया था, जब लॉसलेस कंडीशन की बात करी थी, तो लॉसलेस कंडीशन में भी आपके पास जो बीटा आया था ना, बीटा सेम आया था आपके पास ओमेगा इंटू व्हाट रूट एल सी। कैसे देख सकते हैं आप कि उसमें सिर्फ क्या था, आर का वैल्यू जीरो था, तो ये आएगा आपके पास क्या आएगा, आर का वैल्यू जब जीरो था तो आपके पास जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, जीरो प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास जे इंटू व्हाट ओमेगा रूट एल से ऐसा आया था। ठीक है, तो उसको अगर मैं अल्फा प्लस जे बेटा के साथ जब इक्वेट किया था, तो मैंने बोला कि लॉसलेस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू होता है जीरो, और जो बेटा का वैल्यू होता है बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ एल सी। ऐसा होता है, सब चीजें तो मैं आपको बताया था यार, आपको अगर याद आ रहा तो। इसके पहले बस 5 मिनट पहले की बात है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या, तो वैल्यू ऑफ बीटा मतलब क्या, फेज कांस्टेंट इज सेम in case of the lossless as well as what distortionless condition of the transmission line. But in case of the what lossless condition, the value of alpha is zero. But in case of the what distortionless condition, the value of alpha is not zero. इसका मतलब क्या, distortionless condition में आपके पास कुछ ना कुछ attenuation अपन को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। किसका, जो ट्रैवलिंग वेव होगी, जो वोल्टेज वेव, करंट वेव होगी, उस वेव का अपन को क्या मिलेगा, क्या उसका attenuation देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो भाई दिस वाज अबाउट डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग थोड़ी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक उसके बारे में बात करते हैं, देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है।